हेलो एवरीवन, वंस अगेन अ वार्म वेलकम ऑन बायोलॉजी वन शॉट। मेरे प्यारे क्लास 10th के सभी बच्चे यहाँ पर प्रेजेंट हैं होपफुली, एंड हम लोग हमारे चैप्टर नंबर 1 ऑफ योर बायोलॉजी पोर्शन ऑफ साइंस या साइंस बुक का बोला जाए तो चैप्टर नंबर 5 लाइफ प्रोसेस पोर्शन कंप्लीट कर रहे हैं, जहाँ पर हम लोग हमारी ट्रांसपोर्टेशन टॉपिक को कंटिन्यू कर रहे हैं। एंड क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है तो इसे हम लोग बहुत ही अच्छे से वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट कर रहे हैं। तो आज ट्रांसपोर्टेशन पोर्शन में हम लोग पढ़ने वाले हैं हमारे ब्लड वेसल्स और लिम्फ के बारे में। ठीक है, अगर आप लोगों को याद हो तो हम लोगों ने इन द वेरी लास्ट क्लास कंप्लीट कर लिया था हमारी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में दिया हुआ ये वाला डायग्राम, जिसमें कि हमें बताते हैं कि ब्लड प्रेशर को मेजर कैसे करते हैं। एंड वी हैव ऑलरेडी सीन कि ब्लड प्रेशर को मेजर करने के लिए हमें जिस डिवाइस की रिक्वायरमेंट होती है उस डिवाइस को हम लोग बोलते हैं स्फिग्मोमैनोमीटर। ठीक है, और स्फिग्मोमैनोमीटर नाम के डिवाइस के मदद से हम लोग किसी भी इंसान का ब्लड प्रेशर मेजर कर सकते हैं। स्फिग्मोमैनोमीटर डिवाइस में मर्करी प्रेजेंट होता है, जिसकी मदद से हमें ब्लड प्रेशर के रीडिंग्स मालूम पड़ते हैं। राइट, तो आज हम लोग क्या कंप्लीट करने वाले, क्या कवर करने वाले ये समझते हैं। सो नाउ, अभी तक हमने बात की कि हमारे पास में कार्डियोवास्कुलर सिस्टम या ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर पार्ट्स क्या क्या होते हैं। तो मैंने आप लोग को बताया था 3 पार्ट्स होते हैं बच्चों। एक तो होता है पंपिंग ऑर्गन या हार्ट, एक होता है हमारे ब्लड वेसल्स, और एक होता है हमारा फ्लूइड जिसको हम बोलते हैं ब्लड या फिर लिम्फ। ये 3 चीजों की अपन ने बात करी थी। अब आज हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग समझते हैं ब्लड वेसल्स के बारे में और लिम्फ के बारे में और ब्लड के बारे में। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा सीक्वेंस चेंज कर रही हूँ। मैं आप लोगों को पहले बताऊंगी ब्लड के बारे में, ठीक है, उसके बाद में फिर हम लोग करेंगे हमारे ब्लड वेसल्स को कंप्लीट, और फिर हम लास्ट में पढ़ेंगे लिम्फ। ठीक है, ये सीक्वेंस ऐसा क्यों, अंडरस्टैंडेबिलिटी ईजी हो जाती है इस सीक्वेंस में, इसीलिए ये वाला सीक्वेंस हम लोग फॉलो कर रहे हैं। तो ब्लड क्या होता है। ठीक है, तो पहले तो ये समझते हैं कि ब्लड होता क्या। तो ब्लड जो है ना, ऐसे देखा जाए तो हम जनरली बोलते हैं ब्लड मतलब कि खून हमारी बॉडी में। राइट, तो ये होता क्या है, व्हाट इज दिस। ठीक है, सो दिस इज बेसिकली अ काइंड ऑफ अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट इनसाइड अवर बॉडी। ठीक है, आप सभी लोग क्लास 9 पास करके आए हैं, डेफिनेटली आपको पता होगा कि हमारी बॉडी में जो टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं उसमें 4 टाइप के टिश्यूज होते हैं, एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू। ठीक है, तो कनेक्टिव टिश्यू जो होता है ना बच्चों, उसमें एक कैटेगरी आती है फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू की। और फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू में हम लोग 2 टिश्यूज पढ़ते हैं, एक होता है ब्लड और एक होता है लिम्फ। ठीक है, तो हम जो ब्लड पढ़ रहे हैं, ब्लड इज बेसिकली अ टाइप ऑफ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट इन अस। ठीक है, ये एक प्रकार का फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है हमारी बॉडी में पाया जाने वाला। अच्छा, अब बात करो ब्लड की, तो ब्लड में क्या क्या कॉम्पोनेंट्स होते हैं इसको अपन समझते हैं। सो ब्लड के अंदर बेसिकली डिवाइड किया जाए तो 2 मेजर कंपोनेंट्स होते हैं। एक होता है ब्लड का ब्लड प्लाज्मा, और एक होता है ब्लड में फॉर्म्ड एलिमेंट्स यानी कि ब्लड के अंदर प्रेजेंट सेल्स या कॉर्पसेल्स की बात करते हैं तो फॉर्म्ड एलिमेंट्स बोलते हैं। ब्लड का प्लाज्मा, ब्लड अगर टोटल ब्लड की बात कर रहे हैं तो ब्लड का प्लाज्मा कुछ 55% ऑफ टोटल ब्लड वॉल्यूम होता है, और फॉर्म्ड एलिमेंट्स कुछ 45% ऑफ टोटल ब्लड वॉल्यूम होते हैं। ठीक है, ब्लड के प्लाज्मा में मेजरली क्या होता है, तो ब्लड के प्लाज्मा में मैक्सिमली होता है वाटर, और वाटर का परसेंटेज कितना है पता है, 90 से 92% के आसपास में तो हमारे ब्लड प्लाज्मा में वाटर ही प्रेजेंट होता है, मतलब कि काफी सारा परसेंटेज वाटर का है। राइट, तो हम अगर ऐसा बोले ब्लड इज मेजरली वाटर तो वो रॉन्ग नहीं होगा। राइट, बिकॉज ब्लड इज मेजरली ब्लड प्लाज्मा एंड ब्लड प्लाज्मा इज मेजरली वाटर, so indirectly that statement is correct, but directly we cannot say blood is merely water. ठीक है, it is not possible because अगर कोई इंसान हॉस्पिटलाइज्ड है तो उसको ब्लड चढ़ाना है तो ब्लड ही चढ़ाया जाएगा उसकी बॉडी में, आप उसको पानी नहीं चढ़ा सकते। राइट, क्योंकि ऐसा नहीं सोच सकते कि अरे ब्लड तो मेजरली पानी है, चलो पानी ही चढ़ा देते हैं। ठीक है, डोंट डू दैट एवर। डॉक्टर्स बन गए अगर तो ऐसे मत कर दियो। चलो, तो पानी हो गया। ब्लड प्लाज्मा में और क्या होता है, तो हम बोलते हैं ब्लड प्लाज्मा में और होता है हमारे पास में
कई सारे प्रोटीन्स होते हैं ब्लड प्लाज्मा में, ठीक है। ये प्रोटीन्स जो है ना, इसमें कुछ एग्जाम्पल्स के नाम लिख रही हूँ मैं। ये प्रोटीन्स का मेन फंक्शन होता है कि ये ब्लड के अंदर ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। कुछ और चीज़ों में भी इनके फंक्शंस होते हैं, तो नाम देखते हैं। एक होता है एल्ब्यूमिन नाम का प्रोटीन, एक होता है ग्लोब्यूलिन नाम का प्रोटीन। कैटेगरी इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ग्लोब्यूलिन भी 3 टाइप के होते हैं। और एक होता है फाइब्रिनोजन नाम का प्रोटीन। तो ऐसे कुछ प्रोटीन्स होते हैं ब्लड में, ठीक है। तो ब्लड में हुआ वाटर, ब्लड में हुआ प्रोटीन्स, ठीक है। प्रोटीन्स कितने होते हैं? तो प्रोटीन्स होते हैं 2 to 8%। कितने होते हैं? 2 से 8% तक होते हैं प्रोटीन्स। सो आई एम राइटिंग इट हियर 2 to 8%, ठीक है। और थोड़ा बहुत मात्रा में प्रेजेंट और भी चीज़ें होती हैं, जैसे कि वाटर के अलावा आयन्स होते हैं। प्रोटीन्स मतलब अगर अपन देखो यहाँ जोड़ें तो 92, ठीक है, और 98, हाँ। अब हमारे पास में कुछ 1 से 2% होता है और भी अदर सब्सटेंसेस। मैं यहाँ लिख रही हूँ अदर सब्सटेंसेस are also present. They are approximately 1 to 2%, and they will be counting some of the ions like sodium ion, potassium ion, chloride ion, bicarbonate ion, calcium ion, magnesium ion, etc. ये सब आयन्स होंगे। इनके अलावा होते हैं हॉर्मोन्स भी, ठीक है। तो आयन्स हो गए, एंड आयन्स के अलावा होते हैं हॉर्मोन्स। ये देखो, ये हो गए आयन्स, और इसके अलावा होते हैं हॉर्मोन्स, और इसके अलावा होती है एंटीबॉडीज। ये सारी चीज़ें हमारे ब्लड के प्लाज्मा में प्रेजेंट है, ठीक है। इतने सारे चीज़ें हमारे ब्लड के प्लाज्मा में प्रेजेंट है। होपफुली ये सभी को विजिबल है। अच्छा, अब आती है बात फॉर्म्ड एलिमेंट्स की। तो फॉर्म्ड एलिमेंट्स में क्या क्या फॉर्म्ड एलिमेंट्स हमारे ब्लड के प्लाज्मा में होते हैं, ये देखते हैं। तो फॉर्म्ड एलिमेंट्स में सबसे पहले होते हैं ब्लड में RBCs, जिन्हें हम लोग बोलते हैं रेड ब्लड सेल, और इसी को आप लोग बोलते हैं एरिथ्रोसाइट। ठीक है, इनका परसेंटेज कितना होता है ये नहीं देख के अपन इनका टोटल क्वांटिटी कितना होता है ये देखते हैं। तो 5 to 5.5 मिलियन पर mm³ ऑफ ब्लड, मतलब बहुत ही इतने से मात्रा ब्लड में भी 5.5 मिलियन के आसपास RBCs हो सकते हैं। तो आप सोचो आपकी बॉडी में कितने RBCs हुआ करते होंगे, राइट। देन इसके अलावा होते हैं WBCs, जिसे हम लोग बोलते हैं वाइट ब्लड सेल्स, ठीक है, और इसी को हम लोग बोलते हैं ल्यूकोसाइट, ठीक है। इसका अमाउंट होता है 6,000 to 8,000 पर mm³ ऑफ ब्लड, ठीक है। और लास्ट में होता है आपका प्लेटलेट्स, जिसे हम और कुछ बोलते हैं तो हम बोलते हैं थ्रोम्बोसाइट। एंड प्लेटलेट्स का अमाउंट होता है कुछ 1.5 to 3.5 मिलियन पर 1.5 to 3.5 लाख, लाखों होते हैं ना ये, मिलियंस नहीं, लाख पर mm³ ऑफ ब्लड। तो ये सारी चीज़ें आपके ब्लड में प्रेजेंट होती हैं। क्या क्या होता है ब्लड में? ब्लड में होता है ब्लड प्लाज्मा एंड फॉर्म्ड एलिमेंट्स। ब्लड प्लाज्मा कितना होता है? 55% के आसपास, और फॉर्म्ड एलिमेंट्स कितने होते हैं? 45% के आसपास में। ब्लड प्लाज्मा जो होता है इसकी बात करें तो इसमें होता है मैक्सिमली वाटर 90 से 92% के आसपास में। प्रोटीन्स होते हैं इसमें 2 to 8% के आसपास में, जिसमें कि मेजर 3 प्रोटीन के नाम हमें आने चाहिए, एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन एंड फाइब्रिनोजन। और तीसरा होता है ब्लड के अंदर प्लाज्मा में ही 1 to 2%, इधर इट कुड बी आयंस और सम एंटीबॉडीज और सम
हॉर्मोन्स, ये सब हो सकते हैं। फिर आते हैं फॉर्म्ड एलिमेंट्स। फॉर्म्ड एलिमेंट्स मतलब सेल्स की बात है। इसको फॉर्म्ड एलिमेंट क्यों बोलते हैं, सेल क्यों नहीं बोलते डायरेक्टली, क्योंकि प्लेटलेट जो है इसमें से लास्ट वाला, ये एक सेल नहीं होता। इंस्टेड प्लेटलेट क्या होता है पता है, एक बड़ा सा सेल बनता है जिसका बड़ा सा न्यूक्लियस होता है, उस सेल का नाम होता है मेगा कैरियोसाइट। ये सेल जो है ना, ये बनता है आपके बोन मैरो में, स्टेम सेल के फॉर्म में, और ये टूट जाता है इनटू स्मॉलर स्मॉलर फ्रेगमेंट्स, ठीक है। और ये हर फ्रेगमेंट को अपन बोलते हैं प्लेटलेट। तो इसीलिए हम यहाँ पर इसके मेजर कैटेगरी सेल्स नहीं लिख सकते, बिकॉज आरबीसी सेल है, डब्ल्यूबीसी भी सेल है, पर प्लेटलेट सेल नहीं है, सेल के टुकड़े हैं। तो इसलिए हमने इसको लिखा है हेडिंग को फॉर्म्ड एलिमेंट्स। अगर हम सिर्फ आरबीसी और डब्ल्यूबीसी एग्जाम्पल सोचते तो वो सेल्स थे, पर प्लेटलेट्स कभी सेल्स नहीं होते हैं। प्लेटलेट्स हमेशा ही छोटे छोटे सेल के फ्रेगमेंट्स होते हैं। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द ब्लड, कि ब्लड में क्या क्या चीजें पाई जाती है। ओके, अच्छा, ये हुई हमारे ब्लड के रिस्पेक्ट में बात। अब हम एक इमेज देखते हैं, मैं आप लोगों को वो इमेज दिखाऊंगी ताकि आपको क्लैरिटी रहे। देखो, ये सारी चीजें हमारे ब्लड में प्रेजेंट है। तो ब्लड मैंने लिया किसी भी ह्यूमन का, एक टेस्ट ट्यूब में कलेक्ट कर दिया, ठीक है। अब ये तो ब्लड है। अब मैं चाहती हूँ कि इसके डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स को सेपरेटली स्टडी करूँ, तो मैं क्या करूँगी पता है, मैं एक टेस्ट ट्यूब लूँगी जिसमें ब्लड है और उसको सेंट्रीफ्यूज करूँगी एक सेंट्रीफ्यूगेशन असेंबली में। सेंट्रीफ्यूगेशन असेंबली एक प्रकार का डिवाइस है जिसमें कि हम टेस्ट ट्यूब फिट कर सकते हैं और वो रोटेट करता है उस ब्लड को, जैसे मिक्सर में कैसे सामान घूमता है, लेकिन वो तो क्रश भी हो रहा है साथ साथ में, यहाँ पर क्रश नहीं हो रहा है, सिर्फ घूम रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको सेंट्रीफ्यूज करते हैं 2000 रोटेशंस पर मिनट के आसपास करके, तो हमारे ये सेपरेशन अचीव हो जाता है टेस्ट ट्यूब में। सबसे नीचे नीचे सेडिमेंट हो जाते हैं आरबीसीज, क्योंकि वो थोड़े भारी होते हैं। उसके जस्ट ऊपर आ जाते हैं डब्ल्यूबीसीज और प्लेटलेट्स, क्योंकि वो थोड़े से हल्के होते हैं आरबीसी से। और उसके भी ऊपर आ जाता है ब्लड का प्लाज्मा, जिसमें कि प्रोटीन्स हो सकते हैं, आयंस हो सकते हैं, वाटर होता है, हॉर्मोन्स हो सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से सेपरेशन अचीव हो जाते हैं। ओके, तो हम देखेंगे सबसे ऊपर की लेयर जो हमारी सुपर नेटेंट हो गई है प्लाज्मा, इसमें क्या क्या देखा, वाटर देखा, आयंस देखा, प्रोटीन्स देखा, न्यूट्रिएंट भी होगा ऑब्वियसली, ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स हमने लिखा नहीं, यहाँ पर हमको लिखना चाहिए था। एक मिनट, हाँ हम लिखते हैं इसको यहाँ पर, हियर वी हैव रिटन दिस राइट। इसको हम एक पॉइंट और ऐड ऑन कर लेते हैं, इधर लिख के न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ग्लूकोज, अमीनो एसिड, ये सब हमारे ब्लड में प्लाज्मा में ही होते हैं, ठीक है। अच्छा, ये सारी चीज़ें। फिर वेस्ट, जैसे कि CO2 हो गया, अमोनिया मतलब नाइट्रोजनस वेस्ट हो गया, यूरिया हो गया, ये सब भी हमारे ब्लड के प्लाज्मा में पाया जाएगा, और गैसेस भी। देखो इतने सारी चीज़ें हैं। प्लाज्मा इसीलिए हमने कहा कुछ 55% टोटल वॉल्यूम बनाता है, उसमें मैक्सिमम कौन होता है, वाटर होता है, और बाकी सारा जो है वो हमारा रिमेनिंग पोर्शन कवर अप करेगा। ओके, समझ आया सबको। अच्छा, इसके बाद क्या, इसके बाद में आता है हमारे पास में डब्ल्यूबीसीज एंड प्लेटलेट्स। तो देखो डब्ल्यूबीसीज का डायग्राम दे रखा है, 1 2 3 4 5 डायग्राम दे रखे हैं। क्यों 5 डायग्राम दे रखे हैं, क्योंकि 5 टाइप के डब्ल्यूबीसीज होते हैं बच्चों हमारे पास में, ठीक है। 5 डिफरेंट टाइप्स ऑफ डब्ल्यूबीसीज वी हैव। डब्ल्यूबीसीज के 5 डिफरेंट नाम हो सकते हैं, मैं आपको बता देती हूँ सारे डब्ल्यूबीसीज के नाम। डब्ल्यूबीसीज टाइप्स, ठीक है। सबसे पहला आता है हमारे पास में बेसोफिल नाम का डब्ल्यूबीसी। बेसोफिल, ये बेसोफिल डब्ल्यूबीसी जो होता है बच्चों, इसमें नाम से मालूम पड़ता है बेस, और फिल मतलब लविंग। ये बेसिक डाई से स्टेन हो जाता है, इसलिए बेस लविंग बेसोफिल। इतना डिटेल आपको 10th क्लास में नहीं दिया हुआ है डेफिनेटली, पर हम थोड़ा सा डिटेलिंग कर रहे हैं ताकि आपके लिए क्लैरिटी बढ़ जाए। ये बेसोफिल डब्ल्यूबीसी का शेप कुछ ऐसा नजर आता है, ठीक है। बेसोफिल डब्ल्यूबीसीज, एक ये हुआ। दूसरा होता है एक डब्ल्यूबीसीज का नाम होता है इओजिनोफिल। इओजिनोफिल टाइप ऑफ डब्ल्यूबीसी, ये इओजिनोफिल को हम एसिडोफिल भी बोलते हैं बच्चों। क्यों बोलते हैं आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये एसिडिक डाई से स्टेन होता है, ये एसिड लविंग है,
ठीक है, इसलिए इसको इओसिनोफिल बोलते हैं। इसके भी साइटोप्लाज्म में ढेर सारे ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, फिर आता है हमारे पास में एक WBC का और टाइप, उसको हम लोग बोलते हैं न्यूट्रोफिल। उसके न्यूक्लियस में मल्टीपल लोब्स प्रेजेंट होते हैं और उसके भी साइटोप्लाज्म में ढेर सारे ग्रैन्यूल्स होते हैं। ये न्यूट्रोफिल इसलिए कहलाता है क्योंकि ये एसिडिक डाई और बेसिक डाई दोनों से स्टेन हो सकता है, कैन बी स्टेन्ड बाय बोथ एसिड एंड बेस। ठीक है, एटलीस्ट हमें क्लास 10th के लेवल पर WBCs के नाम तो याद होने ही चाहिए, राइट? चाहे आप उनके फंक्शन से एकदम इक्विप ना हो, पर एटलीस्ट आपको WBCs के नाम मालूम होने चाहिए। हमारे NCERT में कवरेज नहीं है इस टॉपिक का, बट स्टिल आई वांट यू ऑल टू एटलीस्ट रिमेंबर दिस। फिर हमारे पास में नेक्स्ट टाइप का WBC जो आता है, इसका नाम होता है मोनोसाइट। और मोनोसाइट WBC के पास जो न्यूक्लियस होता है बच्चों, वो किडनी शेप या बीन शेप का होता है, ऐसा। इसके पास में साइटोप्लाज्मिक ग्रैन्यूल्स नहीं होते, ये है मोनोसाइट। ठीक है, मोनोसाइट WBC। इसमें कोई स्टेनिंग की बात ही नहीं करेंगे अपन यहाँ पर कि स्टेन होता है कि नहीं, क्योंकि इसमें कोई ग्रैन्यूल्स नहीं है। ठीक है, ये ग्रैन्युलर वाली जो है ना, इनकी स्टेनिंग के रिस्पेक्ट में बात होती है। जो ग्रैन्युलर नहीं है, इसकी स्टेनिंग की अपन कोई बात नहीं करते हैं। अच्छा, लास्ट हमारे पास में आता है सबसे छोटे साइज का WBC आता है, इसको हम लोग बोलते हैं लिम्फोसाइट। लेकिन इस लिम्फोसाइट WBC की खासियत ये होती है कि इसका न्यूक्लियस बहुत ही बड़ा होता है, ऐसा। ठीक है, सो ये है हमारा लिम्फोसाइट। तो ये 5 टाइप के WBCs होते हैं। अच्छा, शुरुआती 3 WBCs के साइटोप्लाज्म में हमें डॉट डॉट ग्रैन्यूल्स नजर आ रहे हैं, क्योंकि हम इनको बोलते हैं ग्रैन्युलोसाइट टाइप ऑफ WBC। और जो अगले 2 हमें नजर आ रहे हैं जो कि बिना ग्रैन्यूल्स के हैं, इन्हें हम बोलते हैं ए ग्रैन्युलोसाइट टाइप ऑफ WBC। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे ब्लड के अंदर WBCs के बारे में बात हुई। तो RBCs हमने देखे, हमने WBCs देखे, हमने प्लेटलेट्स देखी। ठीक है, अब इनके क्विकली मेजर फंक्शंस को डिस्कस करते हैं। RBC का मेन फंक्शन क्या होता है? RBCs मेजर फंक्शन इज गोइंग टू ट्रांसपोर्ट द ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस इनसाइड द बॉडी। ठीक है, O2 को लेगा, टिश्यूज के पास पहुंचाएगा, CO2 को टिश्यूज से लेगा और लंग्स के पास पहुंचाएगा बाहर रिलीज करने के लिए। ठीक है, WBCs हमारी बॉडी के इम्यून सेल्स हैं, हमें पैथोजेंस से बचाते हैं। हमारी बॉडी में अगर कोई बैक्टीरिया या वायरस का अटैक हो गया तो अंदर अंदर लड़ाई करते हैं ताकि हम रिकवर हो सके, हम ठीक हो सकें। तो WBCs आर गोइंग टू बी द इम्यून सेल्स फॉर अस। एंड प्लेटलेट्स का मेजर फंक्शन क्या होता है? तो मान लो कि किसी इंसान को चोट लग गई, वो गिर गया है। ठीक है, तो उसकी चोट या घाव से ब्लड बाहर आ रहा है। अब आपको मैं बता दूं कि ब्लड हमारी बॉडी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। O2 का ट्रांसपोर्ट, CO2 का ट्रांसपोर्ट, एक्सक्रीटरी वेस्ट को एक्सक्रीटरी ऑर्गन तक पहुंचा रहा है। इसके अलावा न्यूट्रिएंट्स को बॉडी के सारे सेल्स तक पहुंचा रहा है। इतने सारी चीज़ों को लेकर ये ट्रैवल कर रहा है। ब्लड का लॉस थोड़ा भी हो गया तो हमारे ऑर्गन्स अफेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए ब्लड का लॉस नहीं होना चाहिए। तो जैसे ही हमारी बॉडी पे कहीं चोट लगी या घाव हो गया, हमें खून बहने लगा वहां से, तो इमीडिएटली बॉडी के अंदर कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि उस घाव को या चोट को सील करने लग जाएंगे आके, मतलब कि ब्लड की वहां से फ्लो नहीं हो, इसीलिए ब्लड की क्लॉटिंग करवा देंगे। हम बोलते हैं ब्लड क्लॉटिंग हो गई, यहाँ पे ब्लड को एग्यूलेट हो गया है, जमा हो गया है वहां पर। अब वहां से और ब्लड का लॉस नहीं हो पा रहा। ऐसा क्यों? प्लेटलेट्स ये हेल्प करते हैं। ठीक है, और प्लेटलेट्स के साथ ही में हमने थोड़ी देर पहले एक प्रोटीन पढ़ा था, अगर आप लोग को याद हो तो, उसका नाम था फाइब्रिनोजन। ये प्रोटीन भी हेल्प करता है बच्चों ब्लड के क्लॉट को बनाने के लिए। ठीक है, सो प्लेटलेट्स विल बी प्रिवेंटिंग द लॉस ऑफ ब्लड फ्रॉम द बॉडी बाय फॉर्मेशन ऑफ ब्लड क्लॉट। ठीक है, तो अगर मैंने आपसे पूछा कि ब्लड के अंदर हमने जो मेजर चीजें पढ़ी हैं, RBC, WBC और प्लेटलेट्स, इनके फंक्शंस अगर आपको बताने हैं तो RBC का फंक्शन हो जाएगा ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड CO2 सिंस इट कैरीज हीमोग्लोबिन इन इट। एंड WBCs का फंक्शन हो जाएगा दे विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग अस इम्यूनिटी सिंस दे आर इम्यून सेल्स ऑफ द बॉडी। प्लेटलेट का फंक्शन हो जाएगा दे विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लड क्लॉटिंग
and do not allow blood loss from the body. They help in sealing the wound or cut if any in the body. ठीक है, तो ये सारे हुए हमारे ब्लड के बारे में बातें. अब ब्लड को ट्रैवलिंग कैसे मिलती है देखते हैं. तो देखो, ब्लड जो है हमारी बॉडी का जितना भी ब्लड है वो वेसल्स के अंदर ही फ्लो कर रहा है. ठीक है, ये बात तो आपको पता होनी चाहिए कि हमारी ब्लड के अंदर ब्लड जो है हमारा वो वेसल्स के अंदर ही रहता है. ठीक है, ब्लड वेसल रप्चर होती है तो ही ब्लड बाहर आता है वेसल से. तो अब हम एक छोटा सा चार्ट बना के समझते हैं इसको. देखो, सबसे पहले मान लो कि ब्लड तुम्हारा जो है वो हार्ट ने पंप करा, तो हार्ट इज अ पंपिंग ऑर्गन. तो अगर हार्ट पंपिंग ऑर्गन है तो हार्ट ने ब्लड को पंप करा. ठीक है, तो ब्लड को जब हार्ट पंप करेगा तो दैट विल बी अचीव्ड विद द हेल्प ऑफ व्हाट. सो दैट विल बी अचीव्ड विद द हेल्प ऑफ the vessel coming away from the heart, we can say out of the heart, that is none other than artery. फिर आर्टरी आती है बच्चों ऑर्गन्स तक या टिश्यूज तक. तो आर्टरी आती है तो आर्टरीज ब्रांच करते हैं और ब्रांच करके बनाती हैं थोड़ी सी फाइन ब्लड वेसल जिनको हम बोलते हैं आर्टेरियोल्स. ठीक है, और आर्टेरियोल्स फर्दर फाइनर ब्रांचेस बनाती हैं जिनको आप लोग बोलते हैं कैपिलरीज. क्या बोलते हैं? कैपिलरीज बोलते हैं. ये आर्टेरियोल्स की ब्रांचिंग है जिन्हें हम बोलते हैं कैपिलरीज. ठीक है, ये ब्लड की कैपिलरीज रीजॉइन करती हैं. क्या करती हैं? रीजॉइन करती हैं. और बनाती क्या है? बनाती हैं वेन्यूल्स नाम के वेसल्स. वेन्यूल्स नाम के वेसल्स बनाती हैं ऐसे. ठीक है, और वेन्यूल्स कंबाइन होते हैं और बनाते हैं वेन्स. और वेन्स वापस से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर पहुंच जाती है हार्ट के पास में. तो इस तरीके से हमारे पास में स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है. कैसे? ये हार्ट है, हार्ट से द ब्लड वेसल विच टेक्स ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट, दूर ले जा रही है, हार्ट से दूर ले जा रही है. ठीक है, आर कॉल्ड आर्टरी. ठीक है बच्चों, आर्टरी कहलाती है वो वेसल जो कि ब्लड को हार्ट से दूर लेके जा रही है, अवे फ्रॉम द हार्ट लेके जा रही है. ठीक है, सो दिस इज हाउ द ब्लड इज मूविंग अवे फ्रॉम द हार्ट. ओके, नाउ इफ आई से कि ये जो मैंने बनाया है ना यहाँ पर जहाँ पर कैपिलरीज बन रही है, ये हमारे बॉडी का कोई टिश्यू या ऑर्गन है. ये हमारी बॉडी का कोई टिश्यू या ऑर्गन है जहाँ तक ब्लड सप्लाई हो रहा है और यहाँ पर कैपिलरीज बन रही हैं. मान लो कि उस टिश्यू के या ऑर्गन के सेल्स हैं. ठीक है, ये टिश्यू या ऑर्गन के सेल्स हैं. ओके, तो अब यहाँ पर क्या होने वाला है? इधर से जो ऑक्सीजन रिच ब्लड हमारे हार्ट के द्वारा आ रहा है इस टिश्यू तक, इसमें से ऑक्सीजन भी निकल के चली जाएगी सेल्स के पास में. राइट, इसमें से ऑक्सीजन निकल के पहुंच जाएगी सेल्स के पास में और सेल्स से CO2 निकल कर पहुंचेगी इसके पास में ब्लड के अंदर. ठीक है, तो इसीलिए यहाँ से ऑक्सीजन ले रहा है ये कैपिलरी से और कैपिलरीज में CO2 दे रहा है. तो क्योंकि CO2 दे रहा है इसलिए यहाँ से निकलने वाला जो ब्लड है वो डीऑक्सीजनेट होके पहुँचता है हार्ट के पास. ठीक है, तो हम ऐसा बोल सकते हैं द ब्लड वेसल्स विच brings blood towards heart are called veins. इन्हें हम veins बोलते हैं. ठीक है, ओके. अच्छा, वेन्यूल्स नाम की फाइन ब्रांचिंग रिकम्बाइन करके बनाती हैं वेन्स को. तो ये वेन्यूल्स हो गए, ये हो गया है वेन. ठीक है, और ये हो गया है आपका आर्टरी. और ये फाइन ब्रांचिंग ऑफ आर्टरी इज नोन एज आर्टेरियोल्स. आर्टेरियोल्स फॉर्म करते हैं कैपिलरीज एंड कैपिलरीज विल बी रीयूनाइटिंग टू फॉर्म वेन्स. ठीक है, तो ये जो पूरा स्ट्रक्चर यहाँ बन रहा है
ये यहाँ बन रहे हैं, इसे हम बोल रहे हैं कैपिलरी, ठीक है। सो दीज आर दी ब्लड कैपिलरीज। कैपिलरीज आर दी फाइनेस्ट ब्रांचेस ऑफ द ब्लड वेसल्स, फाइनेस्ट ब्रांच, ठीक है, ऑफ ब्लड वेसल, ठीक है। एंड दे आर ओनली 1 cell thick, they are only 1 cell thick। इनके जो ब्रांचिंग है ये कैपिलरीज, ये सिर्फ 1 cell thick होती है। 1 cell thick का मतलब कैपिलरीज जो है ना, इसके अंदर सिर्फ ऐसे फ्लैट सेल्स की लाइनिंग है। ये कैपिलरीज जो है इसके अंदर ये ल्यूमन हो गया और ये हमारी ब्लड यहाँ पर भरा हुआ है। तो ये देखो, ये 1 सेल की लाइनिंग है, 1 सेल थिक लाइनिंग्स होती हैं कैपिलरीज के पास में। इसीलिए तो ब्लड के अंदर से न्यूट्रिएंट्स हो गए, ऑक्सीजन हो गया, ये एक्सचेंज हो जाता है आसानी से, और ब्लड के अंदर CO2, एक्सक्रीटरी वेस्ट, ये सब भी डाल पाती हैं कैपिलरीज अपने थ्रू, ठीक है। समझ आया ये सब सभी को? अच्छा, अब ये हुई बात, कैपिलरीज आर ओनली 1 cell thick, कैपिलरीज आर द फाइनेस्ट ब्रांचेस ऑफ ब्लड वेसल्स एंड कैपिलरी लेवल पर ही एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंसेस विल बी टेकिंग प्लेस, ठीक है। ओके, तो वी कैन ऑल्सो राइट इट हियर दैट कैपिलरीज अलाउज एक्सचेंज, ठीक है, ऑफ O2, CO2, nutrients, etc. ओके बच्चों, चलो तो ये बात समझ में आ गई सभी को। तो एक तो ये लाइन है यहाँ तक की, एक लाइन ये है और एक लाइन ये है। ओके, मैं एक बार देखती हूँ कि लिखा हुआ ठीक से दिख रहा है कि नहीं, दिख रहा है। ओके, चलिए, तो ये हुआ हमारे ब्लड वेसल्स के रिस्पेक्ट में कुछ बातें जो हमने अभी समझी, ठीक है। अच्छा, इसमें एक बात और समझते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम जानते हैं कि ब्लड जो आ रहा है हमारे हार्ट से, ये ऑक्सीजनेटेड होता है, मतलब कि आर्टरीज कैरी ऑक्सीजन रिच ब्लड, ऐसा हमें लग सकता है, और वेन्स कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, बट इट इज़ नॉट करेक्ट फॉर ऑल द वेसल्स ऑफ द बॉडी। एक ऐसी एक्सेप्शनल ब्लड वेसल है जो कि कैरी करती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। तो यहाँ पर एक पॉइंट लिखते हैं अपन, वेन्स कैरी, अलग पेज पे लिख देते हैं अपन, एक काम करते हैं, आर्टरी वेन के डिफरेंस में लिख देते हैं ऐसा, ठीक है। तो हम एक डिफरेंस पॉइंट बना रहे हैं आर्टरीज और वेन्स के बीच में, ठीक है। क्या डिफरेंस पॉइंट है? आर्टरीज कैरी ब्लड अवे फ्रॉम हार्ट, एक तो ये बात हुई, ठीक है। एक बात क्या हुई? वेन्स कैरी ब्लड टूवर्ड्स द हार्ट, ठीक है। फिर क्या बात है? आर्टरीज कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, मतलब ऑक्सीजन रिच ब्लड होता है, और वेन्स कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। फिर बात क्या है? एक्सेप्शन। अब यहाँ पर एक्सेप्शनल कौन है? तो हम बोलेंगे एक्सेप्शन, आप लोगों को याद आ गया होगा, पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है। ये क्या कैरी कर रही थी? इट वॉज कैरिंग ऑक्सीजनेटेड ब्लड, नहीं डीऑक्सीजनेटेड कैरी कर रही थी, ठीक है ये। सो इट कैरीड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। और यहाँ पर एक्सेप्शन कौन है? पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन होने के बावजूद में भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है टूवर्ड्स द लेफ्ट एट्रियम ऑफ योर हार्ट, ठीक है। ये कुछ डिफरेंस पॉइंट्स हमने लिखे हैं आर्टरी और वेन के बारे में। इसके अलावा और डिफरेंस पॉइंट्स लिखवाने वाली हूँ मैं इसी चार्ट में। हम पहले ब्लड वेसल का डायग्राम देखेंगे, लेकिन उसके लिए देखो अब ये लिख रहा है,
अब ब्लड वेसल्स में आपको दोनों ब्लड वेसल्स भी दिखाई, कैपिलरी भी दिखाई, मैंने सब दिखा दिया यहाँ पर, ठीक है। इस डायग्राम में ये आपको दिख रहा है आर्टरी, आर्टरी की फाइन ब्रांचिंग दिख रही है आर्टेरियोल, आर्टेरियोल की फाइन ब्रांचिंग दिख रही है कैपिलरीज, कैपिलरीज रीयूनाइट करके बनाती हैं वेन्यूल्स, वेन्यूल्स बनाते हैं वेन, ठीक है। तो ऐसे आर्टरी, आर्टेरियोल, कैपिलरी, वेन्यूल और वेन, इस तरीके से हमें मालूम है। अब देखो क्या आप लोगों को आर्टरी और वेन में कुछ डिफरेंस नजर आ रहा है? तो पहली बात तो आर्टरी की भी वॉल हमें दिख रही है ये रही, और वेन की भी हमें वॉल दिख रही है ये रही। थोड़ा सा डिफरेंस है लेकिन इनकी वॉल्स में, ठीक है। ऐसे देखा जाए तो वॉल जो है इनकी वो होती है 3 लेयर थिक, आउटर मोस्ट ट्यूनिका एक्सटर्ना, मिडिल ट्यूनिका मीडिया, इनर मोस्ट ट्यूनिका इंटरना। 3 लेयर थिक वॉल होती है बच्चों इनकी, ट्यूनिका एक्सटर्ना, ट्यूनिका मीडिया या मिडिल लेयर, और ट्यूनिका इंटरना या इनर मोस्ट लेयर, ठीक है। जो इनकी मिडिल लेयर है ना ये वाली मिडिल लेयर मसल्स की बनी हुई है, देखो यहाँ पर मसल्स दिख रही है, ये मसल्स से बनी हुई है, ठीक है। एक्सटर्ना इनकी आउटर मोस्ट लेयर है जो कि फाइबर्स और नॉर्मल पतली सी होती है, और इनर मोस्ट लेयर जो होती है इनकी, ये एक तो सिंगल लेयर होती है, हमने देखा था फ्लैट सेल्स की बनी हुई होती है, एक्सचेंज अलाउ करती है, ठीक है। कैपिलरी के सरफेस पे सिर्फ ये इनर मोस्ट लेयर ही बाकी रह जाती है। तो हम ये देख रहे हैं। अब मैं यहीं पर एग्जैक्टली बताऊँ तो मैं देखूंगी कि यहाँ पर मेरे पास में इनर मोस्ट लेयर तो ऑलमोस्ट उतनी जितनी वहाँ थी, मेरे पास में आउटर मोस्ट लेयर जो है ये उतनी है जितनी वहाँ पर थी ऑलमोस्ट, लेकिन मेरे पास में जो मिडिल लेयर है वेन्स में ये थोड़ी छोटी है, और वेन और आर्टरी में मिडिल लेयर थोड़ी मोटी थी। इसका मतलब क्या हुआ कि आर्टरीज हैव थिकर वॉल्स, वॉल बोल रही हूँ ना, वॉल वेन कंपेयर टू वेन, राइट। आर्टरी की वॉल कैसी होती है? थोड़ी थिक होती है वेन के कंपैरिजन में। एक बात और बोल सकते हैं क्या? आर्टरीज हैव मोर मसल्स, क्योंकि उनकी मिडिल लेयर ज़्यादा थिक है वेन कंपेयर टू वेन्स। तो आर्टरीज ज़्यादा थिक वॉल भी होती हैं और कंपेरेटिवली मोर मस्कुलर होती हैं, इसलिए आर्टरीज के अंदर हमें ब्लड के फ्लो होने में, ब्लड प्रेशर बढ़ना या कम होने में, आर्टरी कोलैप्स कर जाए ऐसा पॉसिबिलिटी नहीं होती। आर्टरी हमेशा अंदर का ल्यूमन रहता है खुला, कोई प्रॉब्लम नहीं आती इसमें, क्योंकि इसका वॉल थिक है। और वेन जो होती है ना उसका वॉल पतला है थोड़ा, तो कोलैप्स होने के चांसेस रह सकते हैं। इसको कैसे इमेजिन करेंगे? इसको ऐसे इमेजिन करो, तुम लोगों ने कूलर में कभी पानी भरा है, तो पानी का जो पाइप होता है, हमने पानी भर दिया तब अच्छा इन्फ्लेटेड है, फूला हुआ है, और जब पानी भरना बंद कर दिया तब पिचक सकता है, दबा सकते हैं उसको, दब जाता है वो इजीली, है ना। लेकिन ऑन दी वेरी अदर हैंड अगर हम गैस टंकी, जो हम सिलेंडर लगाते हैं घर में, जिसको स्टोव से कनेक्ट करते हैं, वो गैस का पाइप, क्या आपने जब गैस चालू किए तभी वो फूला हुआ रहेगा और जब गैस बंद करी तब वो पिचक जाएगा? नहीं, वो हमेशा ही वैसे का वैसे रहता है, उसी शेप में। क्यों? क्योंकि वो बहुत थिक वॉल वाला है ना। तो जब वॉल पतली हो जाती है तब हम बोल सकते हैं कि पिचकने के चांसेस रहते हैं, और जब वॉल थिक रहती है तो वो पिचकने के चांसेस नहीं होते, मतलब वो वैसे के वैसे ही शेप मेंटेन कर पाएगी। तो आर्टरी का थिक वॉल है ये रहा, तो इसलिए इसको अंदर कोई वॉल्व्स नहीं चाहिए बैक फ्लो को प्रिवेंट करने के लिए, ठीक है। आर्टरी का क्योंकि थिक वॉल है, इसका ल्यूमन कम है, अंदर का स्पेस कम है। और वेन का एकदम उल्टी बात है, वेन की वॉल क्योंकि थिन है कंपैरेटिवली, तो इसका ल्यूमन अंदर बहुत ज़्यादा स्पेस है, और इतनी ज़्यादा स्पेस होने के कारण से वेन में प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर्स की रिक्वायरमेंट पड़ती है, जिनको हम बोलते हैं वॉल्व्स। ये क्या करते हैं, जैसे कि वेन है पूरी, तो वेन में थोड़ा सा ब्लड ऊपर चढ़ा, ठीक है, तो प्रेशर डिस्टर्बेंस के कारण से ल्यूमन ज़्यादा है और वॉल पतली है के कारण से ऐसा पॉसिबल होता है कि ब्लड वापस से बैक फ्लो करके नीचे चले जाए। मतलब तुम्हारी बॉडी में ब्लड पाँव से ऊपर आ रहा है वेन्स में से, तो ऐसा पॉसिबल है कि वो पाँव में वापस चला जाए और हार्ट तक नहीं पहुंचे, तो कितनी प्रॉब्लमेटिक बात हो जाएगी, इजंट इट? हमारे पाँव में ब्लड भरने चालू हो जाएगा। तो ये चीज़ जो है ये वेन्स में हो सकती है, ठीक है।
और आपको पता होगा जो लॉन्ग टाइम स्टैंडिंग जॉब करते हैं, कई सारे प्रोफेशंस में ऐसे लोग होते हैं, उनके पैरों की ब्लड वेसल्स बाहर दिखने चालू जाती हैं ब्लू ब्लू। इसको एक डिजीज बोलते हैं वेरिकोज वेन डिसऑर्डर। जबकि वेन के अंदर ये वॉल्व्स जो प्रेजेंट है ना, ये खराब हो जाए अगर किसी के, तो ब्लड ऊपर नहीं चढ़ता है ठीक से, क्योंकि थोड़ा ब्लड चढ़ता है तो वॉल्व बंद कर लेता है अपने आप को, ताकि वो जो ऊपर चढ़ा हुआ ब्लड है वो और ऊपर चढ़ सके। ठीक है, अगर वॉल्व ही नहीं है तो थोड़ा ब्लड ऊपर चढ़ते हैं, चढ़ नहीं पाता है, वापस नीचे आ जाता है। आई बात समझ में? तो ऐसे करके लोगों की पाँव की ब्लड वेसल्स, स्पेशली वेन्स, वो बहुत सारा फ्लूइड रिटेंट कर लेती हैं और पाँव की ब्लड वेसल्स बाहर तक दिखनी चालू जाती हैं। इसको डिजीज बोलते हैं वेरिकोज वेन डिसऑर्डर। ठीक है, समझ आया? वेरिकोज वेन डिसऑर्डर क्या होता है ये मैं आप लोगों को मेरे चैनल पे शॉर्ट्स में बता दूंगी। चलिए, तो अब आपको बताइए वॉल्व्स की प्रेजेंस कहाँ पर होगी? वेन्स में होगी, क्योंकि इसकी वॉल थिकनेस कम है। और वॉल्व्स की प्रेजेंस की रिक्वायरमेंट आर्टरीज में नहीं है, क्योंकि इसकी वॉल थिकनेस बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो ये आर्टरी और वेन का एक और मेजर डिफरेंस हुआ। फिर बात आती है कैपिलरी की। तो कैपिलरी की जो थिकनेस है, तो आप देखो, आपको समझ में आ जाएगा। ये जो इनर मोस्ट लाइनिंग दिख रही है ना बच्चों, ये इतनी सी इनर मोस्ट लाइनिंग अकेली कैपिलरी है। ठीक है, तो कैपिलरी जो है इसमें एक्सचेंज अच्छे से हो सकता है। यहां से न्यूट्रिएंट्स इसको क्रॉस करके बाहर नहीं जा सकते, यहां से न्यूट्रिएंट्स इसको क्रॉस करके बाहर नहीं जा सकते, लेकिन कैपिलरी के अंदर से न्यूट्रिएंट्स कैपिलरी को क्रॉस करके बाहर जा सकते हैं वाया डिफ्यूजन, क्योंकि कैपिलरी की वॉल थिकनेस ही बहुत पतली सी है, और जितनी पतली वॉल होगी उतना एक्सचेंज अलाउ करेगी। ठीक है, तो इसलिए कैपिलरीज में एक्सचेंज अलाउ होता है। तो अगर हमें ये समझ में आया है तो हम आर्टरी और वेन के अंदर कुछ और डिफरेंसेस लिख सकते हैं, ताकि हमारा थोड़ा सा कंटेंट और स्ट्रॉन्ग हो जाए। बच्चों, आपकी क्लास 10th एनसीईआरटी में ये सब पोर्शन नहीं है, आई नो दैट, पर ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हम पढ़ रहे हैं, जिसको आपको 10th के लेवल पे ही आना चाहिए। ठीक है, ये बहुत सिंपल सा टॉपिक भी है, कोई टफ बात नहीं है। इट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग वन ऑल्सो। तो देखो, आर्टरीज हैव थिक वॉल्स एंड नैरो ल्यूमन। ल्यूमन मतलब अंदर की स्पेस। ठीक है, और वेन्स हैव कंपेरेटिवली थिन वॉल। कंपेरेटिवली इसलिए क्योंकि ऐसा नहीं बोलेंगे कि थिन वॉल होती है, थिन वॉल तो अपन कैपिलरी के लिए बोलेंगे। ठीक है, कंपेरेटिवली थिन वॉल एंड ब्रॉड ल्यूमन होता है इसका। ठीक है, आर्टरी वॉल हैव मोर मसल्स veins wall have less muscles. Arteries do not have valves. ठीक है, do not have valves। ऐसा करते हैं, ऐसे क्यों लिखेंगे हम, कंफ्यूजन हो सकता है ना, सेम ही कलर में लिखते हैं ऐसे। आर्टरीज डू नॉट हैव वॉल्व्स। ठीक है, और यहाँ पर अपन एक पॉइंट और लिखेंगे, वेन्स हैव, अब ठीक है, वॉल्व्स। हाईलाइट तब होना चाहिए जब प्रेजेंट हो। ठीक है, एब्सेंट में लिख देंगे तो आपको कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता था। तो ये सारी बातें हैं आर्टरी और वेन के डिफरेंस पॉइंट्स। ठीक है, तो आर्टरीज ब्लड को लेके जाती हैं अवे फ्रॉम द हार्ट, वेन लाती है टुवर्ड्स द हार्ट। आर्टरी कैरी करती है ऑक्सीजन रिच ब्लड, वेन कैरी करती है डीऑक्सीजनेट ब्लड। आर्टरी हमेशा कैरी करती है ऑक्सीजनेट ब्लड, ऐसा नहीं है, एक्सेप्शन होता है पल्मोनरी आर्टरी, और वेन में पल्मोनरी वेन एक्सेप्शन होता है। आर्टरीज की मस्कुलेचर थिक होता है, वॉल थिकनेस भी ज़्यादा होती है, ल्यूमन कम होता है। वेन्स में वॉल थिकनेस कम होती है, मसल्स कम होती है, ल्यूमन ज़्यादा होता है। देन आर्टरीज के पास में वॉल्व्स नहीं होते बैक फ्लो प्रिवेंट करने के लिए, वेन्स के पास में वॉल्व्स होते हैं बैक फ्लो प्रिवेंट करने के लिए। ठीक है, और कैपिलरीज वन वॉल थिक होती है।
तो ये डिफरेंस सभी लोगों को क्लियर है। तो इसका मतलब ये है कि आप सभी को आर्टरी क्या होता है, वेन क्या होता है, कैपिलरी क्या होता है, ये सारी बातें समझ आ गई हैं। एक्सचेंज कौन से एरिया से होता है, जैसे हमने देखा ये वेन्स से डायरेक्ट एक्सचेंज नहीं हो सकता, आर्टरी से भी नहीं हो सकता। एक्सचेंज एग्जैक्टली होता है कैपिलरी लेवल पर। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर आपको वॉल थिकनेस वगैरह के लिए एक डायग्राम और दिखा दिया मैंने मसल्स बोला तो मसल्स देखो, ये इनर मोस्ट लेयर, मिडिल लेयर में मसल्स होती हैं। ठीक है, ओके, सो दिस इज ऑल। अब आती है बात हमारे लिम्फ के बारे में। तो देखो हमने पढ़ लिया कि ब्लड क्या होता है, हमने पढ़ लिया ब्लड के कॉम्पोनेंट्स का फंक्शन भी, हमने पढ़ लिया ब्लड वेसल्स क्या होता है। अब हम आते हैं लिम्फ के ऊपर। ठीक है, तो जब अब मैं आपको इसको पूरी एक डायग्राम बना के समझाती हूँ। मान लो कि तुम्हारे ये बॉडी के टिश्यूज हैं। ठीक है, ये तुम्हारी बॉडी के टिश्यूज या बॉडी के सेल्स प्रेजेंट हैं। ठीक है, और इसके पास में आ रहा है ऑक्सीजन रिच ब्लड। ठीक है, हार्ट से आ रहा था ना, तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है इसके पास में, जो कि हम जानते हैं कि यहाँ पर आर्टेरियल्स का फॉर्मेशन होता है टिश्यूज के लेवल पर आके, और फिर कैपिलरीज का फॉर्मेशन भी होता है। तो ये कैपिलरीज का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं कि कैपिलरीज रीयूनाइट करके बनाती हैं वेन्यूल्स। ये कैपिलरीज रीयूनाइट करके बना रही हैं वेन्यूल्स। ठीक है, वेन्यूल्स कंबाइन करके क्या बनाते हैं, सॉरी कैपिलरीज ही हैं बच्चों, भी वेन्यूल्स बनाया ही नहीं मैंने, अब बनाऊंगी मैं। ठीक है, अब वेन्यूल्स कंबाइन करके क्या बनाते हैं, तो हम जानते हैं कि वेन्यूल्स बनाते हैं वेन, ये बनाया वेन्यूल्स पहले तो, फिर वेन्यूल्स बनाते हैं वेन। ये हुआ, ये तुम सबको मालूम है कि इस लेवल पर एक्सचेंज हो रहा है। ठीक है, अब इस डायग्राम को थोड़ा सा अपन बड़ा कर देते हैं। ये देखो, ये है ना। अब क्या समझ आया कि इस लेवल पर एक्सचेंज हो रहा है। ठीक है, तो मैं कुछ बातें लिख देती हूँ यहाँ पर, जैसे कि इधर से कैपिलरी लेवल से ग्लूकोज बाहर जा रहा है। ठीक है, और ये यहाँ पर आ रहा है, इस बीच में फ्लूइड प्रेजेंट है एक, इस पे आ गया डिफ्यूजन से। ठीक है, तो ब्लड कैपिलरी से निकला हुआ ग्लूकोज जो है ना, ये डिफ्यूजन से सेल्स के आसपास की स्पेस में आ जाता है। सेल्स के आसपास में जो स्पेस प्रेजेंट होती है, किसी भी टिश्यू के सेल्स के आसपास में जो स्पेस प्रेजेंट होती है, इस स्पेस को हम लोग बोलते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस। इंटरस्टिशियल स्पेस। ठीक है, ये सेल्स हैं, इन सेल्स के आसपास की स्पेस को हमने बोला इंटरस्टिशियल स्पेस। ठीक है, यहाँ से न्यूट्रिएंट्स आ गए, जैसे फॉर एग्जांपल न्यूट्रिएंट्स में कौन आ गया, तो मैंने कहा ग्लूकोज जो था ये यहाँ से इधर आ गया बाहर। अब ये ग्लूकोज जो है ये यहाँ से जाएगा सेल के पास में। ठीक है, तो पहले ग्लूकोज को इंटरस्टिशियल स्पेस में आना पड़ा, फिर ही ग्लूकोज जो है वो जा पाएगा सेल के पास में। सेम विल बी द केस ऑफ वी कैन से ऑक्सीजन। सो ऑक्सीजन भी इधर से रिलीज होके मान लो इधर आ गया, ये O2 आ गया इधर से रिलीज होके ये O2 आ गया, ये इंटरस्टिशियल स्पेस में आया पहले, फिर इंटरस्टिशियल स्पेस से ही ये O2 जो है ये सेल्स के पास में जा सकता है। ठीक है, अच्छा, सेल्स कंटिन्यूअसली काम कर रहे हैं तो सेल्स बना रहे होंगे CO2, तो ये सेल्स ने बनाया CO2, ये सेल्स ने बनाया CO2। ठीक है बच्चों, तो CO2 भी इंटरस्टिशियल स्पेस में रिलीज हो रहा है और यहां से पहुंच रहा है ये इस कैपिलरी के पास में। सेल्स ने बनाया ना CO2, सॉरी मैंने क्या कर दिया, एरो इधर गलत कर दिया, 1 सेकेंड। ये CO2 जो है ये सेल्स ने बनाया और ये CO2 जो है ये पहुंच रहा है ब्लड वेसल्स के अंदर कैपिलरीज में। ये भी सेल्स ने बनाया CO2 और ये CO2 जो है ये पहुंचेगा ब्लड के कैपिलरीज में। ठीक है, ओके। अब ये CO2 यहाँ पर आ गया है ना, और ये जो हमारी ब्लड वेसल लेकर आ रही थी ये था हमारा O2। ठीक है, अब ये सारी कहानी चल रही है, तो क्या तुम लोगों को यहाँ पर ब्लड कैपिलरी टिश्यूज के अलावा एक और मेजर एस्पेक्ट समझ में आया कि जो इंटरस्टिशियल स्पेस है यहाँ पर जो फ्लूइड भरा हुआ है जिसको हम बोलते हैं इंटरस्टिशियल फ्लूइड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
ठीक है। अब ये हमारे यहाँ पर भरा हुआ है, अभी ब्लड कैपिलरी से ही ये फिल्टर होके बाहर आया है फ्लूइड, और इस फ्लूइड में ग्लूकोज वगैरह सब है। ये ग्लूकोज यहाँ पे पहुँचने के बाद ये सेल के पास जाती है। तो एक हाथ से ले रहा है ये कौन, इंटरस्टिशियल फ्लूइड, और एक हाथ पे दे रहा है, ले रहा है दे रहा है, ले रहा है दे रहा है। तो ये मिडिल मैन हो गया, ये ब्लड वेसल से ले रहा है और सेल्स के पास दे रहा है, ब्लड वेसल्स से ले रहा है सेल्स के पास दे रहा है, सेल्स से ले रहा है ब्लड वेसल के पास दे रहा है, सेल्स से ले रहा है ब्लड वेसल के पास दे रहा है। तो मिडिल मैन हो गया, बीच में खड़ा हुआ है, तो मुझे दे मैं इसको दूंगा, तो मुझे दे मैं इसको दूंगा, राइट, ऐसा। तो मिडिल मैन हो गया। ये मिडिल मैन यहाँ पर ऐसे भरा रहा अगर, तो हमारी बॉडी तो एक दिन फट जाएगी, क्योंकि कभी ना दिन भर ही हमारी ब्लड कैपिलरी से तो फ्लूइड लीक होता रहता है, सेल्स के आसपास में भरता ही रहता होगा। तो ये फ्लूइड यहाँ से ड्रेन कैसे होगा, इसको भी तो उठाना पड़ेगा ना अपने को वापस से, इसको हमें वापस से ब्लड में भेजना पड़ेगा, ताकि ये ब्लड से फिर से हार्ट में पहुंच जाए और ये मिक्स होता रहे। ऐसा नहीं कि हमारे बॉडी में से स्मेल आने लगी, बदबू आने लगी, हमारी बॉडी में एक जगह रुका हुआ पानी है, ऐसा नहीं चलेगा, राइट। हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स में कंटिन्यूसली इनसाइड मूवमेंट चलता रहता है, स्टैग्नेंसी या रुकावट नहीं होती, ठीक है। लिविंग स्टेट इज अ डायनेमिक स्टेट, इट इज नॉट अ स्टैटिक स्टेट, इट विल ऑलवेज बी इन मोशन, ठीक है। तो इसीलिए ये जो फ्लूइड है इसको हमें वापस से पहुंचाना है ब्लड सिस्टम तक, ठीक है। तो अपन ने जितना इसको बड़ा किया था ना, वापस से तो छोटा करेंगे अब, ठीक है। तो ये हमने कर दिया इसको वापस छोटा, ओके। अब मैं तुमको समझाती हूँ कि हम क्या करने वाले। तो अब हम बनाने वाले यहाँ पर लिम्फेटिक वेसल्स के बारे में बात। तो अब इसीलिए इस फ्लूइड में डिप होती हैं कुछ लिम्फेटिक कैपिलरीज, ये लिम्फेटिक कैपिलरीज है। ये लिम्फेटिक कैपिलरी ब्लाइंड एंडिंग ट्यूब्स होती हैं, जैसे हमारी ब्लड वेसल्स की कैपिलरीज ओपन होती है ना दोनों साइड से, यहाँ से भी ओपन है ना, और यहाँ से भी ओपन है। ऐसे लिम्फेटिक वेसल ऐसे ओपन नहीं होती है, लिम्फेटिक वेसल जो है ये ब्लाइंड एंडिंग ट्यूब्स होती हैं, एक साइड से क्लोज होती है, एक साइड से ओपन होती है, ठीक है। तो ये ब्लाइंड एंडिंग ट्यूब्स हैं, तो इसमें कैपिलरी एक्शन के माध्यम से, कैपिलरी फोर्स से ये कंटिन्यूअसली इंटरस्टिशियल फ्लूइड ऊपर चढ़ रहा होता है, जो यहाँ पर प्रेजेंट है। तो इंटरस्टिशियल फ्लूइड जैसे ही इन लिम्फेटिक कैपिलरीज में चढ़ जाता है, तो हम इसको बोलना चालू कर देते हैं अब यहाँ से लिम्फ, ठीक है। ये लिम्फ में काफ़ी चीज़ें ब्लड की जैसी होंगी और कुछ चीज़ें ब्लड से डिफरेंट भी होंगी, ठीक है। अब क्या होगा, ऐसे जगह जगह की लिम्फेटिक कैपिलरीज कंबाइन करके बनाती है लिम्फेटिक वेसल। लिम्फेटिक वेसल्स में ऐसे नोड्स प्रेजेंट होते हैं बच्चों। ये लिम्फेटिक वेसल बॉडी के राइट साइड से और लेफ्ट साइड से जाती हैं और पहुंच के फाइनली पहुंच जाती है वेन्स तक, और कुछ वेन्स में ये मर्ज हो जाती हैं। तो जब ये वेन्स में मर्ज हो जाती हैं, तब वेन्स तो फाइनली मर्ज होके बनाती है वेना कैवा, सुपीरियर वेना कैवा, इंफीरियर वेना कैवा। तो इसके बाद में ये पहुंच जाती है हमारे राइट एट्रियम तक। मतलब बेसिकली बात ये हुई कि जो हमारा इंटरस्टिशियल फ्लूइड प्रेजेंट था ये लिम्फेटिक सिस्टम का, ये फाइनली सारा का सारा लिम्फ को लेकर के पहुंच किधर रहा है, ये पहुंच रहा है हमारे वेन्स तक, और इसके आगे से ये वेन्स हो जाएगा। सो इट इज जस्ट ड्रेनिंग दिस सब्सटेंस इनटू वेन्स ओनली, ठीक है। दिस इज गोइंग टू कंबाइन टू फॉर्म वेना कैवा, एंड वेना कैवा विल पोर all the deoxygenated blood back to the right atrium, ठीक है। now this time जब तक ये lymphatic capillaries में है ना, lymphatic capillaries में है, या lymphatic vessels में है, ठीक है, या lymphatic ducts में है, तब तक तो हम इस फ्लूइड को बोलेंगे लिम्फ। लेकिन जैसे ही ये वेन्स में पोर हो गया, तब इसके बाद हम इसको लिम्फ नहीं बोलेंगे, अब ये ब्लड ही बन गया वापस। मतलब वेन में पोर होना, ठीक है। आप ऐसे समझ नहीं पाओगे कि वेन में कैसे पोर हुआ। मैं इसको थोड़ा सा और इसको मॉडिफाई करती हूँ, आपको लगेगा जुड़ ही गया बिल्कुल जाके, तो मैम फिर तो ब्लड मिक्स हो जाएगा, ऐसा लग सकता है, राइट। तो एक काम करते हैं अपन, हम बनाते हैं एक वेन। तो ये वेन है, ठीक है। तो ये वेन में जाकर के अपना सब सामान को ड्रेन कर देंगे इस पे जाके, ये ऐसे, ये वेन में पहुंचा दिया इसने, ठीक है। अच्छा, ये वेन में पहुंचा दिया इसने, ठीक है।
अब तुमको ऐसा लगेगा ना मैम फिर तो ब्लड आ जाना चाहिए ना इस पर, मैम फिर तो ब्लड आ जाना चाहिए ना यहाँ पे, लेकिन ऐसा नहीं होगा। क्यों बताऊँ बच्चों? क्योंकि रीज़न है कि लिम्फेटिक कैपिलरीज के पास में वॉल्व्स प्रेजेंट होते हैं जो कि बैक फ्लो को प्रिवेंट करते हैं। मतलब कि बैक फ्लो नहीं होगा, ब्लड यहाँ से यहाँ जा, मतलब लिम्फ यहाँ से यहाँ जा सकता है, लेकिन ब्लड यहाँ से यहाँ पर नहीं आ सकता कभी भी। ठीक है, तो ये क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि यहाँ पर बैक फ्लो की प्रिवेंशन के लिए वॉल्व्स होते हैं। तो लिम्फेटिक वेसल्स के पास में भी वॉल्व्स प्रेजेंट होते हैं, ये होती है विथ वॉल्व्स, लाइक वेन। आर्टरी के पास में नहीं होते बस वॉल्व, बाकी सबके पास में होते हैं। ठीक है, तो ये लिम्फ के बारे में पूरी कहानी अगर आप लोगों को समझ में आ गई है, तो हम लिम्फ के बारे में क्या समझते हैं। देखो, हम ब्लड और लिम्फ में डिफरेंस देखते हैं। तो ब्लड में होता है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट और ब्लड प्लाज्मा और प्रोटीन्स और बहुत सारी चीज़ें। ठीक है, तो हमने बोला ब्लड, और मुझे लिम्फ बताना है। तो ब्लड में से मैंने अगर आरबीसी हटा दिए केवल, तो वो बन जाएगा लिम्फ। ठीक है, मतलब कि लिम्फ कैरीज ब्लड प्लाज्मा, या सिर्फ प्लाज्मा बोलेंगे अपन, WBCs, प्लेटलेट्स, सम प्रोटीन्स, सब कुछ कैरी कर रहा है ना, आयंस, बट नॉट आरबीसी। ठीक है, और लिम्फ का फंक्शन क्या है? लिम्फ एक्ट्स लाइक अ मिडलमैन। ठीक है, filled inside interstitial space around tissues। ठीक है, न्यूट्रिएंट एग्जाम्पल लिख रही हूँ ना यहाँ पे मैं, फ्रॉम ब्लड फर्स्ट विल बी गोइंग टू द लिम्फ और इंटरस्टिशियल फ्लूइड वी कैन से, एंड इसके बाद में ये जाएंगे टू दी सेल्स ऑफ टिश्यूज। इस तरीके से ये मिडिल मैन की तरह फंक्शन करता है। ठीक है, ओके बच्चों, तो दिस इज डन। ये हमारे लिम्फ के बारे में एक बात हुई। अच्छा, लिम्फ का एक सिंगल फंक्शन ये नहीं है, लिम्फ का एक फंक्शन और होता है कि लिम्फ जो होता है वो हमारे इम्यून फंक्शन भी परफॉर्म करता है। सो सिंस लिम्फ कंटेन्स सो मेनी लिम्फोसाइट नेम्ड ऑफ WBC, लिम्फोसाइट नाम के WBC हमने पढ़े थे वो वाले। सो लिम्फ is immune in function since it carries lymphocyte WBCs। ठीक है, तो इसीलिए भी हम बोलेंगे लिम्फ जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। ठीक है, सो बाय दिस हमारा सर्कुलेशन या ट्रांसपोर्ट इन ह्यूमन बीइंग या सर्कुलेशन पूरा खत्म हो गया है। अब हमारे पास प्लांट्स का ट्रांसपोर्टेशन बाकी है और एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बाकी है। मतलब कि टोटल 2 क्लासेस में हमारा ये चैप्टर ओवर हो जाएगा, लाइफ प्रोसेस। इसके बाद में आप लोग मेरे से कौन सा चैप्टर पढ़ना चाहते हैं? क्या हम लोग सीक्वेंस में ही करें, जैसे कि क्लास 10 में जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है वही हम कवर करें, या फिर आप लोग चाहते हैं कि मैं कुछ रैंडमली अलग चैप्टर चालू कर दूँ ऑफ द क्लास 10th? प्लीज़ डू मेंशन इन द कमेंट सेक्शन। ऑल्सो आप लोग को 10th क्लास में थ्योरी कंटेंट के अलावा अगर प्रैक्टिस की भी रिक्वायरमेंट है, सो प्लीज डू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन सो दैट वी कैन स्टार्ट अ प्रैक्टिस सेशन 2। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।